नमस्कार दोस्तों। मैं अभी एक मीटिंग में आया था और बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया हमारी ये मीटिंग रही। और मीटिंग के दौरान क्लाइंट से बहुत ही सुलझे हुए क्वेश्चंस और उनके आंसर हुए, और साथ के साथ एक और नया एक्सपीरियंस ऐड ऑन हुआ। तो मुझे लगा कि इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है आज की इस मीटिंग के दौरान, तो क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपनी इस गाड़ी के अंदर, और मैं उस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। और सच मानिए तो जो आज का मैं टॉपिक इस वीडियो में लेके आया हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन में अपनी पहली प्रॉपर्टी बनाना चाहता है। जी हाँ, तो एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही बेसिक भी कह सकते हैं क्वेश्चंस आता है, चाहे वो प्रॉपर्टी सीकर्स हों, चाहे वो प्रॉपर्टी बायर्स हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों। उनके दिल और दिमाग में एक सबसे पहला जो क्वेश्चन ट्रिगर होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी सबसे पहले ली जाए। जी हाँ, किस प्रॉपर्टी में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया जाए, या किस प्रॉपर्टी को सबसे पहले ख़रीदा जाए। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी के टाइप्स होते हैं, उसकी वैरायटीज़ होती हैं। जैसा कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा, ज़मीन मतलब प्लॉट, एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, और मकान, दुकान, ऑफिसेज मतलब दफ्तर, और आपके होटल हो सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, फूड कोर्ट हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका उद्देश्य अलग हो सकता है लेने के लिए, उन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज की जो मेरी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के दौरान जो मेरे प्रोस्पेक्ट्स थे, जो मेरे क्लाइंट्स थे, इनसे काफ़ी सुलझी हुई बातें हुई। और मैंने पूरी कोशिश करी कि उनकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जितनी भी उनकी उलझनें हैं, वो हम बाहर निकाल के लेके आ सकें, और ताकि उस पर फिर सही तरीके से वर्किंग हो और उनको उनके मतलब के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से उनको उनकी ड्रीम प्रॉपर्टी, सपनों की जो संपत्ति है वो दिलाई जा सके। जी हाँ दोस्तों, मैं दिनेश दयाल, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट इन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट सेगमेंट, और मैं पिछले ऑलमोस्ट 12 सालों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और मैं इतना एक्सपीरियंस रखता हूँ कि मैंने नोएडा को बसते हुए देखा है। नोएडा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे की बात हो, यहाँ देखते देखते बहुत ही तरक्की आ चुकी है। और प्राइस की अगर हम बात करें, वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और कहीं कहीं पे तो 5 गुना, 6 गुना भी हो चुके हैं। जी हाँ, तो आज की मेरी इस प्रॉपर्टी के वीडियो का जो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, जब उनके पास एक चाहे एक सफिशिएंट फंड की बात कर रहे हैं, चाहे उनका बैंक लोन अप्रूवल की बात करें, वो जब सब चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद वो किस प्रॉपर्टी को सबसे पहले ख़रीदें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। जी हाँ, प्रॉपर्टी कौन सी सबसे पहले ख़रीदें, ये कहीं ना कहीं डिपेंड होता है आपकी नीड पे, आपकी जो करंट की नीड है, जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, और फ्यूचर की आवश्यकताएं क्या हैं, उन पे काफ़ी हद तक ये निर्भर करता है। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो बजट का भी आता है। हम कितने बजट के अंदर प्रॉपर्टी
का डिसीजन लेने जा रहे हैं क्या वो सेल्फ फाइनेंस है, फंडिंग है, या उसमें हम कुछ फाइनेंस की सपोर्ट भी लेंगे, मतलब उसमें कोई लोन वगैरह कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम भारतीय लोग कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, और उनका जो आधार है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसमें कैटेगरीज थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देना चाहूँगा। अगर आप यंग एज हैं, मतलब अभी आप न्यूली मैरिड हैं, यंग हैं, हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि एक फ्लैट की आप प्लानिंग कर रहे हैं, और हो सकता है आप प्लॉट पे भी अपना एक अपने हिसाब से अपना ड्रीम होम बनाएं। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जिसमें मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आप फ्लैट लीजिए। जी हाँ, फ्लैट के लेने के कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो बाकी और सेगमेंट में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आप मात्र 20% देके, जी हाँ, कुछ प्रोजेक्ट पे तो 90% भी लोन होता है, तो वहाँ पे मात्र 10% देके आप उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के हकदार हो सकते हैं। जी हाँ, आप सोचिए कि आपने मात्र मिनिमम 10% या मैक्सिमम 20% अपनी पॉकेट से पे किया और आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हो गए। जी हाँ, और कहीं कहीं पे तो ऐसा भी है कि फिक्चर एंड फिटिंग पे भी लोन हो जाता है। आपको किचन का काम कराना है, आपका ड्रॉर का काम कराना है, कुछ भी वुडन वर्क कराना है, या कुछ और भी इंटीरियर कराना है, तो उस पर भी फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा कुछ बैंक रजिस्ट्री के अमाउंट को भी फाइनेंस कर देते हैं। तो ये देखिए कितनी ब्यूटी है इंडिया के अंदर कि अगर एक न्यूली मैरिड कपल या कोई एक यंग एज में अपनी एक ड्रीम प्रॉपर्टी बनाने का प्लान कर रहा है, तो वो बहुत ही आसानी से अपना एक सपनों का घर, मतलब फ्लैट ले सकता है। तो ये सबसे अच्छा डिसीजन रहता है, सबसे खूबसूरत डिसीजन रहता है, और सबसे सेफ डिसीजन रहता है। इसके बाद अगर मैं मिड एज की बात करूं, अगर आप 45-50 या अप्रॉक्सीमेट 40 के आसपास हैं, 40-45 के आसपास हैं, तो अमूमन एक व्यक्ति अपनी पहली प्रॉपर्टी बना चुका होता है, मतलब घर, उसकी फैमिली उस फ्लैट में, उस घर में, उस विला में रह रही होती है। तो उसके बाद उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो खासकर हो सकती है कि एक रेंटल इनकम उनको आ जाए, एक उनको पैसिव इनकम आए, या अपनी बच्चों के लिए कुछ वो दुकान या ऑफिस लेने की प्लानिंग कर रहे हों ताकि वो यूज़ करें उसको। तो ये उस एज सेगमेंट में आता है जहाँ पे 40+ की एक एज आ जाती है, और इसमें लोगों का जो रुझान रहता है वो ज़्यादातर रहता है कि भाई हमारा एक पहली प्रॉपर्टी हो गई है, अब दूसरी प्रॉपर्टी हम इनकम पर्पस से लेना चाह रहे हैं, जिसमें या तो मुझे रेंटल इनकम आए या पैसिव इनकम आए, दोनों बातें एक ही हैं, या मैं अपने परिवार में जो मेरा बच्चा सेटल होना चाह रहा है, या अगर हमारा कोई ख़ानदानी काम है, अगर हमारी कोई किराने की दुकान है, ग्रॉसरी का काम है, मिल्क का काम है, या मेडिकल स्टोर है, इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं, तो उसको मैं फर्दर अपने जो अपकमिंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उसको मैं गिफ्ट करना चाह रहा हूँ या उसको मैं सेटल करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे ये एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा एक रुझान रहता है। ऑल्दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में उतना हैंडसम ROI नहीं आता इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कमर्शियल में स्टार्ट 6-6.5 से स्टार्ट हो जाता है, और कहीं कहीं लोकेशन के हिसाब से, प्रॉपर्टी के ब्रांड के हिसाब से, डेवलपर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हिसाब से वो 7-8-9% तक भी ROI आपका चले जाता है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो आता है कि अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अबाउट टू रिटायरमेंट की एज में हैं या अबाउट टू रिटायर्ड होने वाले हैं। तो इस एज के आसपास के जो लोग होते हैं उनका जो एक अमूमन विचार होता है कि भाई उन्होंने
एक अपनी लाइफ जी ली है, उनके बच्चे भी अब सेटल हो गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक पीसफुल लाइफ की तरफ जाना है। तो वो अमूमन फार्म हाउस या कुछ एग्रीकल्चर लैंड को लेके अपना जीवन वहाँ पे प्रकृति के करीब, शुद्ध वातावरण और नॉइज़ पॉल्यूशन से फ्री, ट्रैफिक जैम से फ्री, मतलब एकांत की पीसफुल लाइफ को वो व्यतीत करना चाहते हैं अपने जीवन साथी के साथ। जी हाँ, तो ये 3 मैंने कैटेगरीज बताई। एक तो बिगनर हो गया, न्यूली मैरिड हो गए, मिड एज पीपल हो गए, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी रिटायरमेंट एज पीपल। तो ये समय के हिसाब से, आपकी आवश्यकता के हिसाब से कौन सी पहले प्रॉपर्टी आप ख़रीदें, ये उसी पे निर्भर करता है। फिर भी मैं अपने इस वीडियो को अगर कंक्लूज़न के रूप में लेके आऊँ, कंक्लूड करूँ, तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम पहली प्रॉपर्टी जो बनाते हैं या जिस पे हमारा रुझान रहता है वो न्यूली मैरिड यंग एज पीपल होते हैं, जिनका एक फ़्लैट लेने का जो सबसे ज़्यादा रुझान रहता है। फ़्लैट लेने का देखो, एक जो इसकी जो ब्यूटी है ना, वो यही है कि इसमें 90 to 80% आपको बैंक से लोन हो जाता है, फाइनेंस हो जाता है। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो वहाँ वो एक की ईएमआई से, एक की सैलरी से ईएमआई चली जाती है और एक की सैलरी से घर चल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस वाली स्थिति आती है और वो आसानी से उस प्रॉपर्टी को बना भी लेते हैं और उसकी ओनरशिप भी ले लेते हैं। तो फ्लैट का एक जो कंसर्न है हमारे भारतीय कल्चर में, इस सभ्यता में, वो कहीं ना कहीं एक स्टेटस का भी सवाल है। भाई कहीं ना कहीं हम देखते हैं सोसाइटीज़ में कि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, चाहे वो फाइनेंस के रूप में हो, चाहे एक सोसाइटी में ये रहता है। और जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ा सा प्राउड भी फील करते हैं, और एक छत, जैसे कहते हैं कि अपनी छत होती है। और इसका एक जो सटीक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, लॉकडाउन के अंदर, तो लॉकडाउन के अंदर बहुत ही दिक्कतें आई उन लोगों को जो किराए पे रह रहे थे क्योंकि किराया समय पे ना देके या रेगुलर ना देके उनकी ऑनर, लैंडलॉर्ड जो है उस प्रॉपर्टी के, उनसे उनकी अनबन हुई और जो भी रहा वो बहुत ही बुरा समय रहा हम सब के लिए और बाकी उन सब लोगों के लिए जो किराए पे रहते हैं। तो अगर हम जल्द से जल्द अपनी एक प्रॉपर्टी इस रूप में बना लेते हैं जहाँ पे हमें 90-80% का फाइनेंस मिल जाता है, तो वो हर एंगल से हमारे लिए बेनिफिशरी रहती है। इसमें एक वैलिड पॉइंट ये भी आता है कि अगर मेरा पुश्तैनी घर है, मेरा अगर ख़ानदानी घर है और मैं उस पुराने घर में रह रहा हूँ, तो क्या मुझे फिर फ्लैट के लिए जाना चाहिए? वहाँ हम प्लानिंग कर सकते हैं, बट वो हमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। हमारी जो प्लानिंग है वो कंसाइज होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए कि मैं आने वाली जो मेरी पीढ़ी है, मेरा भी घर बढ़ेगा, मेरे भी कल वो बच्चे होंगे, तो उनकी परवरिश के लिए क्या वो इतना स्पेस ठीक रहेगा। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर ये जॉइंट फैमिली का भी एक मैटर होता है। तो ये सब चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए फिर हम इस डिसीजन पे जा सकते हैं कि भाई हम उसी घर में रहें और एक इनकम का हम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सटीक तरीके से प्लान करनी चाहिए, उसकी हमें योजना बनानी चाहिए। देन वी नीड टू गो ऑन फर्दर डिसीजन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। और अगर आपको मेरी इस टाइप की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और बेल का जो आइकन है उस पर प्रेस भी कीजिए, उसके बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिले और सबसे पहले मिले। तो मैं बहुत जल्दी आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।